रंग रंगीला छेल छबीला प्यारा राजस्थान, समर्पण सहयोग सहकार सेवा सहजता है जिसकी पहचान। इन्हीं राजस्थान रा निलारा रंग और ढंग सबने कराबा ने भान। डीडी राजस्थान रियो खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खमा घणी सा सगलारू घणु घणु स्वागत। मारू नाम छे प्रीति और हमारे साथ छे मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। वैसे तो राजस्थान का हर दिवस बहुत खास है, हर दिन एक ना एक उत्सव है, एक ना एक दिन ऐसी बात है जिसके बारे में बात करते ज़बान थकती नहीं। लेकिन फिर भी प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाई आज का दिन क्या खास है? देखो, सबसे पहले तो प्रणय, आज अगर बात करूं तो आज है 2 जून और 2 जून मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, यानी कि विश्व साइकिल दिवस। मैंने सोचा था सुबह सुबह साइकिल से आने के, लेकिन अब आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि साइकिल से आना चाहिए था, मैं थोड़ा फिट भी हो जाता। और देखो, फिटनेस वाली बात नहीं है, साइकिल जो है वो वैसे भी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। साइकिल जो है वो हमें ये सिखाती है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ता रहना है तो आगे बढ़ते रहने के लिए आपको निरंतर चलना पड़ेगा और संतुलन बनाना पड़ेगा। यानी कि दुख या सुख, जीवन के हर फेज में आपको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है तो संतुलन बेहद जरूरी है। बिल्कुल, तो ये तो हो गई साइकिल के संतुलन की बात। इसके अलावा और क्या खास है आज? आज अगर बात करें खास की तो देखो, साइकिल ने सिखाया तालमेल, और आज का जो दिन है वो ताल की अगर बात करें तो उसके लिए बड़ा खास है। क्योंकि आज सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बॉलीवुड के मणि रत्नम साहब, जिनका असल नाम है गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम, आज मणि रत्नम साहब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितनी लाजवाब फिल्में देखी हमने मणि रत्नम साहब की, एक से एक बढ़िया फिल्म जिसमें से बहुत कुछ सीखने को भी मिला और स्वस्थ मनोरंजन भी हुआ। रोजा, बॉम्बे, दिल से, ये मूवीज तो सच में अपने आप में शानदार हैं। और साथ ही साथ आज इलैयाराजा साहब, आप जो एक महान संगीतकार हैं, आपका भी आज जन्मदिन है। बिल्कुल, ए.आर. रहमान साहब ने इलैयाराजा जी को असिस्ट किया है और बहुत उन्होंने भी खूबसूरत संगीत किया है। लेकिन इलैयाराजा साहब की अगर साउथ इंडिया फिल्म देखें हम तो बहुत खूबसूरत संगीत सुनने को मिलता है। भले ही भाषा समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन संगीत की भाषा तो कैसे भी समझ में आती है। और इलैयाराजा साहब जो है तो हिंदी सिने प्रेमी जो हैं वो उन्हें जिस गाने से जानते हैं वो है सदमा फिल्म का ए जिंदगी गले लगा ले। बिल्कुल बिल्कुल। और आज का दिन इसलिए भी ख़ास है प्रीति कि आज है जो साल है 2025 ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित हुआ है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2024 को की थी। तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इस बारे में विस्तार से बता पाएंगे। आइए हम मिलकर स्वागत करें राज्य मंत्री सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार श्रीमान गौतम कुमार दत्त जी का। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप अलबेलो राजस्थान में आए हैं तो आपका मुस्कुराता हुआ दमकता चेहरा देखकर हमें लग रहा है कि बाकी बातें तो बहुत बाद में होंगी, लेकिन आपका स्वागत हम प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ करेंगे। जी, जी, और वे तमाम दर्शक भी जो देख रहे हैं, मुझे लगता है सहकारिता के क्षेत्र के अलावा भी गौतम जी से जब बातचीत होगी तो और भी बहुत कुछ होगा जो जानने और समझने का सभी को मौका मिलेगा। गौतम साहब, ये जो वर्ष 2025 ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और इसकी घोषणा जैसे मैंने पहले बताया 19 जून 2024 को ही, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष संयुक्त, जैसे आप बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में की थी जी। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और पूरे विश्व में कैसे हम सहकारिता के माध्यम से हर वर्ग का हम विकास कर सकें, संतुलित विकास कर सकें, पूंजीवादी और समाजवादी जी दोनों सोच के बीच की ये सोच है सहकारिता की। ये एक अपने आप का उस प्रकार का मॉडल है। हम इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को हम जो है कैसे कोऑपरेटिव के माध्यम से उनका जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, और शहरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से हम जो वहाँ के उपभोक्ता हैं, चाहे से वो आवास के क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे से वो बैंकिंग क्षेत्र से उनकी सेवाओं का लाभ देना चाहें, तो अनेक ऐसे काम ला करके, कार्यक्रम ला करके कैसे हम सहकारिता के माध्यम से हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके, ऐसी सोच रख करके इस मूवमेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर आगे लाने का काम किया है। जी जी जी। वैश्विक स्तर की सर ने जब बात करी तो वैश्विक स्तर से पहले प्रणय, अब जो जानबा की इच्छा है वो ये कि गौतम जी जो है वे विश्व का वो कशो क्षेत्र से झंडे यहाँ को बचपन गुजरो है।
चित्तौड़गढ़ जी वहीं चलते हैं। ऐतिहासिक तो- भूमि जी चित्तौड़गढ़। जी तो बिल्कुल त्याग और शौर्य की भूमि है चित्तौड़ तो। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। हमें बड़ा गर्व होता है कि जिस भूमि से हम आते हैं, जी जी और जैसे ही कहीं हम अपना परिचय देते हैं जी कि हम चित्तौड़ जिले में डुंगला गांव से हैं, जी जी तो अगले जैसे पूरे देश में मेरा जाना भी हुआ है, तो मैं जी, जी। महसूस करता हूँ जहाँ कहीं भी जाता हूँ हाँ जी तो जैसे ही चित्तौड़ का नाम आता है तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम बिल्कुल बड़े अदब के साथ जी जी सामने वाला लेता है, और उस समय ऐसा लगता है कि हम बड़ा गर्व की अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, और लगता है कि हमारे पुरखों ने जी जी जो इतिहास जी बनाया और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उस धरा का कितना सम्मान है। और वास्तव में इतिहास जो है वो कहीं न कहीं शौर्य संघर्ष से ही बनता है, बिल्कुल। और उसका जो उदाहरण है वो महाराणा प्रताप से बड़ा उदाहरण मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीर महाराणा- शिरोमणि महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो उनका नाम लेने मात्र से जो एक जोश हमारे अंदर आ जाता है, तो बिल्कुल, हम एक गर्व की अनुभूति हाँ, होती है। अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जब समय रहा होगा तो आसपास में जो माहौल था वो सभी के बीच में कितना ऊर्जावान रहा होगा। निश्चित रूप से हम वहाँ पे जो हमारे एक एक छोटे छोटे जो हमारे वहाँ ठिकाने हैं, जी जी उनका भी जिस प्रकार से, मैं जिस बड़ी सादड़ी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जी 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 वहाँ के राजा हुए थे जालामान, जी उन्होंने अपना बलिदान दे करके जी जी और उस समय संघर्ष में अपना जो योगदान दिया, जी जी उनको भी आज याद किया जाता है। भारत सरकार द्वारा उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया, और जी। किस प्रकार से अग्रणी भूमिका, जो कहते हैं ना हरावल दस्ता, हरावल दस्ते के रूप में कि हमारे राजा पे कोई आंच नहीं आ जाए, उसके लिए अपना बलिदान दे करके अनेक ऐसे उदाहरण, आपने पन्ना धाय का उदाहरण भी देखा जी, होगा, जी। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जी 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 गौतम साहब, जब शुरुआत होती है जीवन की तो वहीं से शायद वो जो छोटे छोटे पैर होते हैं एक बालक के, उन्हें देख के अंदाज़ा लग जाता है कि ये बालक कहाँ तक जाएगा, जो गूढ़ ज्ञानी व्यक्ति हैं। हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, सिर्फ आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका बचपन। याद आती है, कोई छवि है दिमाग में बचपन की धुंधली सी या स्पष्ट? निश्चित रूप से प्राइमरी एजुकेशन तो मेरी उदयपुर हुई थी, जी जी और गुरु नानक स्कूल से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर मैं वापस गांव आ गया था। जी गांव में पापा सरपंच थे उस समय, 88 अच्छा। के आसपास में जब वापस जी। आया था तब। तो राजनीति जो है, राजनीतिक लोगों का घर पे आना जाना होता था, जी जी संघ के प्रचारकों का घर पे आना जाना होता था। जी, तो बचपन से ही जी संघ का प्रभाव और कहीं ना कहीं राजनीति में रुचि जो है हमारी बचपन से ही जागृत हो गई। अच्छा 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 अच्छा। तो ये पिताश्री का प्रभाव रहा, उनका जो काम करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं पैदाइशी तौर पे ही आपके साथ रहा, इसलिए राजनीति में आपकी रुचि हुई। और राजनीतिक जो आपने करियर अपना शुरू किया, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई? निश्चित रूप से जब बचपन से ही सभी का, पापा जो है 88 में जब सरपंच थे, जी। उससे पहले पापा जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है सहकारी समिति के अध्यक्ष भी थे। अच्छा जी तो ये जो सहकारिता जो है हमारे बचपन से ही जुड़ी हुई अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो पापा एक पैक्स के अध्यक्ष थे, तो पैक्स के माध्यम से हम जी कैसे लोगों को हम मदद कर सकते हैं, मुझे बचपन से ही इस तरह से ध्यान में आता है। फिर सभी का घर पे आना जाना होता था। उस समय पॉलिटिकल लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से बहुत देखा जाता था। जी। जी तो घर पे आते थे, उनकी मदद होती थी, उनके चेहरे की मुस्कान देख करके ऐसा लगता था कि हम भी कहीं कुछ करें जी जिससे हम लोगों को कोई मदद कर सकें। सरपंच थे तो उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार से छोटी छोटी योजनाएं जो आती है जी सरकार, उसका नीचे तक उनको पहुंचा करके उनके जीवन स्तर में हम कैसे सुधार ला सकते हैं। जी तो बड़ा यूं मन में था कि हम भी कुछ करें। जी फिर 93 में हमारे यहाँ जी गुलाब चंद जी कटारिया विधायक बने, क्योंकि उनका कार्यालय हमारे घर पे ही था। जी तो लोगों का आना जाना था, हमने उनको भी रोल मॉडल के रूप में देखा, किस तरह से उन्होंने अपना एक आदर्श जीवन जी करके कैसे राजनीति में वो आगे बढ़े, क्योंकि एक साधारण परिवार से वो आते थे। साधारण परिवार से आकर के अपने उच्च जो मापदंड है उन्होंने जीवन के बना रखे थे, उसको मेंटेन करते हुए राजनीतिक जीवन में हम कैसे चल सकते हैं। तो निश्चित रूप से उनको देख करके हमारे घर में शुरू से संघ के
प्रचारक जो है वो प्रवास पे पधारते थे, घर पे रुकना भी उनका होता था। हाँ जी, हाँ तो उनका जीवन हम जब देखते थे जी। कि कैसे वो बिल्कुल सादगी भरे जीवन से बिल्कुल साधारण सा जीवन जी करके और हाँ। राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन दे करके जी कैसे हम उन्होंने उनको जब देखता था तो बड़ा ऐसा लगता है ये किसी तरह से साधु संतों से कम नहीं है। जी 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 मुझे तो ऐसा लगता था कि समाज जीवन में रह करके जी साधु जीवन जो है वास्तव में प्रचारक जो है वो जिस जी। प्रकार से जीते, जो बचपन से ही तो छोटे से थे तब से ही बाल्यकाल से ही हम तो शाखा में जाना चालू हो गया था। जी 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 तो शाखा में जा कर के 93 में जब गुलाब जी बने तो उनका भी आना जाना होता था। फिर उसके बाद में फादर प्रधान बने 94 में, तो और ज़्यादा लोगों का आना जाना हुआ। फिर धीरे धीरे हम कॉलेज में गए तो वहाँ फिर ABVP के संपर्क में आया, वहाँ भी अच्छा। जिम्मेदारियाँ मिली तो वहाँ वर्ग भी किया ABVP का, और उसके बाद में संघ के भी वर्ग करके, और ऐसा लगा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हम अगर देश के लिए भी कुछ कर सके तो उसको करने की भावना को लेकर के आगे बढ़े। उसके बाद में 2000 के आसपास जी मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य अच्छा जो है राघवेंद्र जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, जी 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 राघवेंद्र प्रताप जी, हाँ जी तो उन्होंने जो है प्रदेश कार्य समिति के रूप में जिम्मेदारी दी। तो युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ, फिर 2006-07 में आकर के पार्टी में लगातार सक्रिय थे, तो मंडल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मुझे दी गई और मंडल पे छोटे छोटे कार्यक्रम करके संघर्ष करके, और चूँकि कटारिया साहब हमारे यहाँ से विधायक थे 2 बार, तो उनसे काफ़ी हम जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहीं न कहीं हमें लगातार जो है हमारा मनोबल बनाने का काम किया जी जी और कहीं न कहीं संघ की हाँ। बड़ी भूमिका हमें आगे बढ़ाने में रही। और उसको देख करके 2013 में मुझे पहली बार विधानसभा में मुझे विधायक का पार्टी द्वारा उम्मीदवार भी घोषित किया गया। अच्छा और वहाँ बड़ी सादड़ी की विधानसभा की जनता ने जी 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 जो है मुझे वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का जी। मौका दिया, और मैंने ऐसा प्रयास किया 13 से 18 का अपना जो टेन्योर था उसमें कि कैसे हम जनता को जो उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करा सकें, कैसे वहाँ की जो रोडों की समस्या हो, चाहे से वहाँ पे बिजली की हो, पानी की हो, इन सब जो मूलभूत समस्याएं हैं जी उनको हम कैसे दूर कर सकें। सरकार की जो योजनाएं हैं जी वो आम आदमी, क्योंकि हमारे वहाँ जो हमारे बड़ी सादड़ी जो चित्तौड़ जिले में आता है, हमारी विधानसभा 2 जिलों में है, जी जी आधा 70% पार्ट जो है वो चित्तौड़ जिले में और 30% पार्ट जो है वो प्रतापगढ़ जिले में। जो 30% प्रतापगढ़ जिले में उसमें हमारा फॉरेस्ट जो सीता माता सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा, जी बिल्कुल जी उस सीता माता सेंचुरी जो है वो हमारी बड़ी साड़ी विधानसभा में ही है। तो वहाँ ट्राइबल्स भी रहते थे और वहाँ सेंचुरी होने की वजह से वहाँ रोड भी नहीं है, तो 2 बड़ी पंचायतें हमारी वहाँ हैं। हाँ जी लगभग 7-8 हज़ार की आबादी उसमें निवासरत है। तो जब हम वहाँ गए, देखा मैंने कि किस तरह से 20-20 किलोमीटर दूर तक कोई सड़क नहीं है, ना बिजली है, तो वहाँ हम कैसे देश की धारा से उनको जोड़ सकें। जी कहीं न कहीं वो धारा से कटे हुए लगते थे, तो फिर वहाँ जा कर के हमने कैसे हम काम कर सकें। तो जब वहाँ देखा घरों में लाइट नहीं है, हाँ जी तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, कि उन्होंने, चूँकि वो ज़मीन से जुड़े हुए तो उनको छोटी छोटी चीज़ों को पता है। और आपने देखा होगा जब 16-17 में एक दीनदयाल ज्योति योजना उस समय चालू हुई, जी तो वहाँ उस दूरस्थ इलाके में भी सीता माता जैसे जंगल में भी वो वहाँ के लोग भी बिजली की सुविधा का लाभ ले सके। तो वहाँ वैसे आप खंबे ले जा नहीं सकते, सेंचुरी इलाका, तो वहाँ के लोगों के लिए सोलर हाँ जी जो पैनल लगा करके वहाँ के लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का काम जी हमने किया। मुझे बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट लगता है। 1100 परिवारों को हमने वहाँ बिजली उपलब्ध कराने का काम जी किया। जी 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 हमारे वहाँ एक मंगलवार से बड़ी सादड़ी की सड़क है, वो 96 में ही स्टेट हाईवे घोषित हो गया था वो, जी लेकिन वो सिंगल रोड ही था और सिंगल भी बड़े गड्ढे से थे, और लोग बड़ी सादड़ी और डुंगला का और इस तरह से बड़े कस्बों का नाम लेने से ही घबराते थे कि यार तुम्हारे वहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं। जी लेकिन
उस समय हमारी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, उन्होंने अपने पहले ही बजट में उस मंगलवार से बड़ी सादड़ी की जो सड़क थी उसको 2 लेन जो इसको स्वीकृत करा करके लगभग 54 करोड़ रुपए उस पर स्वीकृत किए, और 2 लेन सड़क तो निश्चित रूप से मतलब मैं जब उस सड़क से गुजरता था बनने के बाद तो बड़े अपने आप में एक अच्छी फीलिंग्स आती थी कि हमने कुछ इस क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। ऐसी ही हमारी एक होड़ा चौराहे से बांसी तक की सड़क थी, उसके लिए भी हमने प्रयास किए और उसको भी उसी टेन्योर में हमने स्वीकृत करा करके, और ये मेरे लिए अपने आप में कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी रहा कि मेरे ही कार्यकाल में दोनों ही कामों की शुरुआत हुई, शिलान्यास करने का मौका भी हमें ही मिला और उसका उद्घाटन भी हमारे उसी टेन्योर में हो गया। तो मेरे उस 13 से 18 के टेन्योर में जिस प्रकार से मैंने देखा महसूस किया कि मैं उस क्षेत्र में जो चाहे जो विकास से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं में सड़कों के क्षेत्र में हो, एक हमारी पिंड डैम जैसे पिंड डैम है किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, अच्छा वो भी स्वीकृत तो 2003 से 8 का जो आदरणीय वसुंधरा जी का जो कार्यकाल था जी मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें वो स्वीकृत हुआ था। वो डैम भी जो है हमने उसको पुनः वापस वो 8 करोड़ का उसका कुल बजट था, उसको हमने बजट को भी बढ़वा करके उसको 32 करोड़ के आसपास ले जा करके उस पेन डैम परियोजना को भी पूरा करने का काम किया। चाहे से नए GSS हो, बिजली के तंत्र को ठीक करने का काम किया, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे वहाँ थोड़ी सी कमज़ोर थी उनको भी हमने ठीक करने का प्रयास किया। तो ऐसा करके एक 5 साल में हर क्षेत्र में, चाहे से शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारी उस समय की सरकार ने जितने भी पंचायत मुख्यालय थे उन सब पंचायत मुख्यालयों को 10वीं तक की, हमारी वहाँ पे जो हमारी पिछली सरकार ने 10वीं तक किया था वसुंधरा जी की सरकार ने, और हमारे भैरव सिंह जी ने 5वीं। मैं तो ये महसूस करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जब भी शासन रहा तो राजस्थान के लिए तो कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 93 से 98 का आप देखेंगे तो जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कटारिया साहब जब शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने पूरे राजस्थान में बिना राजनीतिक भेदभाव के सभी को 5वीं से 8वीं करने का काम किया। फिर जब 3 से 8 2003 से 8 की जब हमारी सरकार थी तब हमने उसको 8वीं से 10वीं किया। सरकारें बीच में दूसरी भी रही, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा कुछ कर पाई। फिर 13 से 18 हमारी सरकार बनती है, फिर उसमें 10वीं से 12वीं होता है। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। नए परिवर्तन जब देवनानी साहब थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे अनेक नए नवाचार करके कैसे सरकारी स्कूलों में भी मैंने ऐसा महसूस किया उस समय कि अगर वैसे ही अगर हमें लगातार मौका मिलता तो राजस्थान में लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भी जो है अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करते। बिल्कुल कई जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को जो जिस प्रकार से हम देखते हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो सरकारी तंत्र का जो विद्यालय उसको भी ठीक करने का काम किया। और आज जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो उस समय के टेन्योर का जो परिवर्तन है वो साफ साफ दिखने को मिलता है। कैसे हमने नए जो बच्चों का नामांकन हमने बढ़ाने का काम किया, जो एजुकेशन में टीचर्स जो है लंबे समय से DPC का इंतजार कर रहे थे तो वो ऐसे अनेक नए नवाचार करके उस समय काम हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में, और उसका लाभ आज राजस्थान की जनता को और ये राजस्थान की आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिल रहा है। आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं और जो सरकारी विद्यालय हैं, जो संख्या प्राइवेट स्कूल में है उतनी ही संख्या अब राजकीय विद्यालयों में है? नहीं, उससे तो काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो राजकीय विद्यालयों में है। अरे वाह। और निश्चित रूप से मैंने तो ऐसा महसूस किया अगर संस्था प्रधान चाहे तो वो अपने स्कूल को बहुत अच्छी हाइट्स दे सकता है। मैंने ऐसे अनेक राजकीय विद्यालय देखे जहाँ पूरे डेडिकेशन के साथ वहाँ का संस्था प्रधान लगता है, और संस्था प्रधान जब लगता है तो उसकी पूरी टीम लग जाती है। जी बिल्कुल। और पूरी टीम लग करके और उस क्षेत्र में ऐसा लगता है कि
लोग जो है, मैंने ऐसा महसूस किया हमारे वहाँ बड़ी सादड़ी में जब देखता हूँ मैं मॉडल स्कूल, वहाँ के एक प्रिंसिपल हैं आदर्श पालीवाल जी, तो उन्होंने इस तरह का करवा रखा है कि लोग जो है वहाँ एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। और आप उस स्कूल में उनका डेडिकेशन देखेंगे तो सुबह 8 बजे से पहुँचते हैं और रात को 10 बजे तक वहाँ लगे रहते हैं। वहाँ केवल शिक्षा ही नहीं, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे से आप उनकी अदर एक्टिविटी देखेंगे, खेलों में हो, चाहे से उनका सामान्य ज्ञान हो, कैसे वहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी हाइट प्राप्त कर सकें, इसके लिए वो सोचते हैं। तो मैंने महसूस किया कि अपने आप में उदाहरण है, ऐसे अनेक मैंने जगह देखी है। तो जहाँ व्यक्ति अगर चाहता है और पूरे डेडिकेशन के साथ अगर काम करता है तो निश्चित रूप से उसको वो हाइट देता है। सही है। और इसी का उदाहरण गौतम दत्त साहब भी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, मुझे लगता है कि क्योंकि ज़मीन से जो जुड़ा हुआ आदमी होता है वही आम आदमी की समस्याओं को समझता है, तो इसीलिए चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों से गाँवों का जो जुड़ाव है, इन सभी क्षेत्रों में जो बेहतरीन उपलब्धियां हासिल हुई हैं वो शायद इस जुड़ाव की बदौलत ही हो पाई। बिल्कुल सही। निश्चित रूप से आप ये सही फरमा रहे हैं कि अगर हम मैंने महसूस किया कि जब मैं छोटा सा था तब से ही गांव में जाना आना होता था। तो हमारे वहाँ दोनों ही तरह की स्थितियाँ हैं। एक, जहाँ हम ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल ही आर्थिक स्तर से बहुत कमज़ोर लोग रहते हैं, और एक हम ठीक जगह रहते हैं। तो लगता है कि यार इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो लगातार मेरा पिछला जो टेन्योर था 13 से 18 वाला, उसमें लगातार मेरा ये प्रयास रहा था कि उनके लिए हम कुछ करें। चाहे से उनको हमने अनेक तरह से, चाहे बिजली के लिए क्षेत्र में ही नहीं, ऐसे अनेक, जैसे आवास योजना जो उसका लाभ अधिकतम मिले, खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने की बात हो, चाहे से पेंशन से हो, वहाँ पे जो कोई टीचर्स जाते नहीं थे कि वहाँ अपनी पौष्टिक, तो वहाँ भी हमने प्रयास करके उन क्षेत्रों में भी अध्यापकों की नियुक्ति करवा करके वहाँ का शैक्षणिक स्तर भी ठीक हो, उसके लिए हमने प्रयास किया था। जी जी जी, बिल्कुल। सबका साथ और सबका विकास मतलब इसको भली बात ही निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो ये सबका साथ सबका विकास का जो ये नारा है, वास्तव में आत्मसात करने की उसको हमें ज़रूरत है। कैसे हम अगर देश के प्रति अगर कुछ सोचते हैं तो निश्चित रूप से इसको बिना आत्मसात किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी जी, आपने गांव की परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से साकार किया है गौतम साहब। हम जानना चाहेंगे कि आज जो शहर में का जीवन हम जी रहे हैं और एक जो ग्रामीण परिवेश का जीवन है, एक स्वतंत्र जीवन भी है और सबसे कठिन जीवन भी है ग्रामीण क्षेत्र का, तो वहाँ जो पहले का जो गांव था और अब जो थोड़ी तब्दीली आई है, उसमें क्या आपको अंतर महसूस होता है? क्या अब जैसा है वो सही है या पहले का माहौल सही था? ऐसा है, दोनों जो है, मैं तो गांव में भी रहता हूँ और शहर में भी रहता हूँ। तो जो गांव का आदमी है वो तो जो सोचता है कि वो दूर के ढोल सबको सुहाने लगता है। तो गांव का आदमी सोचता है कि मैं शहर जाके रहूँ, जो यहाँ की चकाचौंध जो उसको दिखती है, तो उसको ऐसा लगता है और ये शहर बहुत अच्छा है। फिर जब हम शहर में आते हैं तो कहते हैं यार गांव के लोग बहुत हैं, बहुत सुकून भरी है, कितनी अच्छी वहाँ पे हवाएं चलती है, हमें बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ सुकून भरी जिंदगी है, लोगों में प्रेम है, यहाँ एकाकी जीवन सा रहता है। तो शहर के लोगों की अलग दिक्कतें हैं और ग्रामीण के क्षेत्रों की अलग दिक्कतें हैं। उनको लगता है हमारे जैसे सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाओ तो शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे, एयरपोर्ट्स होंगे, बड़े रेलवे स्टेशन होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कमी होगी, लेकिन अनेक ऐसी चीज़ें हैं, आपको शुद्ध चीज़ें मिल, शुद्ध वातावरण मिलेगा आपको, और जीने का जो आनंद है, आपको पारिवारिक भाव मिलेगा, पूरा मोहल्ला है आपके दुख दर्द में खड़ा मिलेगा। आपको छोटे सी अगर कोई चोट भी लग जाती है तो आपको अस्पताल में आपके जाने से पहले 50 लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। और शहर में वही कोई इंसिडेंट होता है तो अपने को आपको आप बिल्कुल अकेला सा महसूस करेंगे। तो ग्रामीण जीवन में उसका फ़र्क है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से काम हो रहा है, तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी जिस प्रकार से ग्रामीण विकास पे जिस प्रकार से जोर सरकार का है, वास्तव में मैं महसूस करता हूँ 10 साल पहले किसी गांव में आप गए हो और अब आप आज चले जाओ तो आप पहचान ही नहीं पाओगे मैं इसी गांव में हूँ पहले किसी गांव में। जी जी। अगर एक लंबा अंतराल हो जाए तो मुझे लगता है हम शायद अपने ही गांव को नहीं पहचान पाएंगे, ये पक्का है। जी जी, क्योंकि तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है उसी तेजी से। और 2014 के बाद मैं महसूस करता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं को
जिस तरह से नीचे पहुंचाने का काम किया है, हाँ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। हाँ, चाहे से जितनी भी सारी योजना है, जी मैंने महसूस किया ट्रांसपेरेंसी की वजह से बैंकों में अपने खाते, जनधन में जो ये खाते खुले, इसका बड़ा लाभ आप महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह इसको रहे हैं। नीचे हाँ। पहुंचे। आज जैसे हम देखते हैं किसान सम्मान निधि है, चाहे से आपकी पेंशन हो, नरेगा का पैसा हो, सीधा सीधा बैंकों में सीधा उनके खाते में आता है। जी, जी, और जी। खाते से सीधा सीधा, पहले बातें होती थी, कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसा पहुंचता है, हाँ। 90 पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जी, जी। लेकिन आज आप देखते हैं कि वहाँ प्रधानमंत्री जी 11 बजे बटन दबाते जी। हैं और 11:05 पे जी, सीधा पूरा देश के 9 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये बिना कमीशन के उनके खाते में ये देने बहुत का बड़ी काम। बात है। तो नीचे तक योजनाओं को डिलीवर करने का काम इन 10 सालों में बहुत अच्छा हुआ। आप उज्ज्वला योजना हो, चाहे से हर घर में शौचालय की बात हम करें, या ऐसी अनेक योजनाएं, जितनी सारी योजनाएं चाहे आप देखेंगे उन सबको नीचे अच्छे से डिलीवर। आप ये आवास की बात भी करेंगे, अगर शायद मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद जितने आवास पास हुए हैं, अगर वो सारे ज़मीन पे होते तो मेरे हिसाब से आज देश में कोई कच्चा मकान नहीं होता। इन 10 सालों में आप जिस प्रकार से देखेंगे आवास योजना का लाभ जो गरीब तबके को हुआ है, वो ज़मीन पे दिखता है। जी, जी, जी। गौतम साहब, दूर की दृष्टि रखते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब, और ऐसे में एक जो शब्द जिसके इर्द गिर्द हमारी बातचीत चल रही है, सहकारिता, यानी सबको एक साथ मिलाया जाए और मिलजुल कर काम किया जाए बिना किसी आर्थिक प्रलोभन के। तो ऐसे में एक आम इंसान जिसे इस भारी भरकम इस तरह के शब्दों से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता है, क्या वो सहकारिता का मतलब जानता है? और नहीं जानता है तो आप आम इंसान को कैसे जोड़ते हैं उससे? एक बार वापस सहकारिता से एक आम इंसान को कैसे जोड़ा जाए? सहकारिता आप कहाँ नहीं है बताया। जी, जी, जी। आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, जी, जी ये कैमरामैन साहब हैं, आप हैं, मैं हूँ, कहीं ना कहीं सहकारिता का भाव नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल क्या एक भी नहीं होगा, कैमरामैन नहीं होगा तो काम चलेगा क्या अपना? बिल्कुल सही। आप अगर मुझसे प्रश्न नहीं करेंगे तो क्या ये कार्यक्रम हो पाएगा क्या? बिल्कुल सही। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो ये कार्यक्रम हो पाएगा? जी, जी, जी। तो सहकारिता जो है वो हर चीज़ से, कोई भी ऐसा आप बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे तो क्या वहाँ एक भी आदमी कम होगा तो काम हो सकता है? तो सहकारिता जो है वो हर जगह जुड़ी हुई है। जी, जी। अब हम उसको कैसे नीचे धरातल पे ला सकें, जी उसका हमें सोचना चाहिए कि हम इसको हम कैसे मूवमेंट बना सकें। बिल्कुल सही। हाँ, और इसके लिए सहकारिता मतलब अगर आम आदमी समझे या खास भी अगर समझे तो सहकारिता है सबका सहयोग। और ये जो वर्ष है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, तो आप इस विभाग के स्वतंत्र यहाँ पे प्रभारी हैं राजस्थान में। सहकार से समृद्धि इस अवधारणा को पूरा करने के लिए इस खास वर्ष में क्या तैयारियां चल रही हैं? निश्चित रूप से सहकारिता से समृद्धि, सहकार से समृद्धि, जी ये देश के हमारे सहकारिता मंत्री जी ने ये नारा दिया है। जी। मैं इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सहकारिता के महत्व को समझा और 2021 में जी सहकारिता का एक अलग डिपार्टमेंट बना करके और जो जिम्मेदारी दी देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी को उसकी जिम्मेदारी दे करके उसके महत्व को समझ करके, और आपने देखा होगा जिस तरह से परिवर्तन 2021 के बाद हमको देखने को मिल रहा है, कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं और गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है काफ़ी मजबूत है। जी जी तो उसको देख करके, और आप देखेंगे उन्होंने जो नए नवाचार 54 नए नवाचार ला करके, जी, जी। 54 नए नवाचार ला करके कैसे हम देश के आम आदमी से लेकर के हर वर्ग को जोड़ करके हम देश को जो हम सोचते हैं विकसित भारत का जो हम सपना देख रहे हैं जी उसको हम अगर साकार करना चाहते हैं तो उसमें एक बड़ा योगदान सहकारिता का रहेगा। जी 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 गौतम साहब, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं या आप अपने बचपन में याद रखें, या आज हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ हर किसी बच्चे के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट ले आता है। और एक लंबे समय से अब तक में जो परिवर्तन आया है हवाई क्षेत्र में, वो काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। आपकी ज़ुबान से जानना चाहेंगे, जैसे किशनगढ़ में एक नया हवाई अड्डे ने जन्म लिया है, कोटा में बिल्कुल शुरू होने वाला है, कितना विस्तार हम कर पाए हैं पुराने समय से लेकर अब तक में? निश्चित रूप से राजस्थान में हवाई सेवाओं की असीम संभावना है। जी जी वैसे कुछ एयरपोर्ट्स हमारे अभी उपलब्ध भी हैं, जैसे
जयपुर है, उदयपुर है, ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी हमारे खरे उतरते हैं। और जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, ये अभी हमारे रन कर रहे हैं। अभी हम नए जो है कोटा में हमारा जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। बाड़मेर का जो उत्तर लई है उसको भी हम डेवलप करके कैसे हम आम जन को हम हवाई सेवाओं से जोड़ करके, क्योंकि राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ पर्यटन स्थल भी खूब है। आप देखेंगे तो रणथंभौर जैसा जो जगह हमारे पास है, तो पूरे देश और विदेश से उस जगह को देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी एयर कनेक्टिविटी जो है वो निश्चित रूप से ठीक होनी चाहिए, और उसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। जी 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 जी। एक हवाई अड्डे पे जब एक आम इंसान जाता है तो वो ये सोचकर जाता है कि मेरी जो यात्रा होने वाली है बड़ी सुगम होने वाली है और मैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेके अगले जगह पर उतरने वाला हूँ। एक आम इंसान की सुविधा के लिए तमाम हवाई अड्डे जो राजस्थान के हैं उसमें किस तरह की विकास को आपने दृष्टि में रखा है? निश्चित रूप से हम हवाई सेवाओं में कैसे सबको, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक आम आदमी भी हवाई सेवाओं का लाभ ले सके, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से पूरे देश में हवाई सेवाओं में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। हमारे ही मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले साल 50 लाख से बढ़ा करके जयपुर के एयरपोर्ट को 75 लाख का जो टारगेट दिया था, वो तुरंत ही एक साल में ही उस लक्ष्य को हमने अर्जित कर लिया। तो निश्चित रूप से पूरे देश में जिस प्रकार से मैं महसूस करता हूँ, फेयर भी आप देखोगे तो बहुत ऐसा लगेगा आपको बहुत नॉर्मल है। आप अगर 3000 से 4000 में आप जयपुर से बॉम्बे जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। कुछ समय को छोड़ करके कुछ समय ऐसा आता है जब कोई अवसर आ गए शादी ब्याह के या कोई विशेष रहो, बाकी नॉर्मल डेज में आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत फेयर कम है यार। अगर हम गाड़ी लेकर जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, अगर हम बस से भी जाएंगे तो कितना, लेकिन एयर फेयर आपको कहीं ना कहीं रिजनेबल लगेगा। अगर नहीं ये ठीक है, इससे काफ़ी समय की बचत भी होती है। आज अगर 4000-5000 रुपये में आप जयपुर से बेंगलोर पहुंच जाते हैं, तो आप ये सोचिए अगर वही ट्रेन से या आप बाय रोड अगर आप उस सफ़र को 2 दिन में भी पूरा नहीं कर सकते, और केवल 1.5 से 2 घंटे में ही आप सीधा बेंगलोर पहुंच जाते हैं। तो निश्चित रूप से सामान्य व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तनकारी काम इस उड़ान विभाग के द्वारा। तो ये एक अविस्मरणीय अनुभव भी रहा है कि क्योंकि लागत भी कम हो रही है और यात्री असुविधा जो है वो भी काफ़ी कम हो रही है, और लोगों को एक अलग अनुभव दे रहे हैं, और लोगों को और देश को एक अलग अनुभव और एक अलग स्तर पर ले जाने का जो काम है वो कर रहा है सहकारिता। और हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हमारे बीच हैं हमारे खास मेहमान सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त। तो सर, सहकारिता की जब बात करते हैं तो कहते हैं सहकारिता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर हुआ जाता है। तो छोटे छोटे जो नागरिक समूह हैं वो किस तरह से सहकारिता से स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं, इसका कोई उदाहरण? इसका एक बड़ा उदाहरण तो आप अगर देखें, गुजरात में जैसे अमूल का देखेंगे, राजस्थान में सरस का देखेंगे, दिल्ली में मदर डेयरी का देखेंगे, मध्य प्रदेश में ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से हम लाखों लोगों को, आप महाराष्ट्र में देखेंगे चीनी मिलों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव पैक्स के माध्यम से हम आम किसान जो है उसको सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध। अगर आप देखेंगे पूरे देश में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट की जब शुरुआत हुई थी, वो भी देश के किसानों को जिस प्रकार से सूदखोरों से मुक्ति दिलाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ने किया है। बिल्कुल। देश आज़ाद होने से पहले 1904 में ही ये कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत होती है, और उसमें कहीं ना कहीं किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करवा करके कैसे वो किसान जो है वो अपनी आय बढ़ा सके, उसको सस्ते दर पे ऋण मिलेगा तो वो अपनी सुविधाएं जो है और दैनिक उसको ज़रूरतों के लिए उसको जो ऋण चाहिए, जैसे आज उसको खाद लाना है, उसको अगर उस समय ऋण मिल जाता है, अगर नहीं तो वो किसी सूदखोर के पास चला गया, तो उसका कितना शोषण होगा, और कोऑपरेटिव के पास आ गया, तो उसको अभी राजस्थान में तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो बिना ब्याज पे किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ केवल खेती ही नहीं, पशुपालन के माध्यम से भी
जी उन्होंने अभी अपने गोपालन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का जी ऋण देने का काम भी उन्होंने प्रारंभ किया है। जी जी जी। इसका एक बड़ा लक्ष्य हमने लिया है। और हम किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन से भी कैसे वो उसकी आय बढ़ा सकता है, इसकी चिंता भी हमारी सरकार ने की है। और आप एक नया परिवर्तन राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जी 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 जी। तो ये जो हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, ये किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कुछ इस बारे में और बताना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से आप देखेंगे, हम जितनी भी हमारी हवाई पट्टी है उनको भी हम रेनोवेट करके, जी उनको सुरक्षित करके, जी और जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, अगर जैसे उदयपुर का एयरपोर्ट है तो उसमें कैसे हम जो यात्रा करने वाले यात्री जो हैं, यात्री संख्या जो है उनकी बढ़ा सकें, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। जयपुर में भी पहले 2025 में जो है 24 में जो है जी 50 लाख यात्री बाहर संख्या थी, उसको हम 70 लाख तक लाने का काम किया। उदयपुर में भी हम बढ़ा रहे हैं। और जो एयरपोर्ट्स हैं, बीकानेर हो चाहे ऐसे हो, नई उड़ान सेवाएं चालू करके, जी 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 इंटरस्टेट हो या अदर स्टेट हो, हाँ उनको हम बढ़ा करके कैसे हम राजस्थान का जो हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, बिल्कुल। जी तो उसमें यहाँ का व्यवसाय कैसे बढ़े, यहाँ का टूरिज्म कैसे बढ़े, यहाँ के लोग कैसे अच्छे हवाई सेवाओं का लाभ ले सके, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और आपने देखा होगा, बड़े लंबे समय बाद हमारी सरकार ने भी 150 करोड़ रुपए इस साल बजट में प्रोविजन रखा है। अच्छा। और आपने देखा होगा, जितनी भी हमारी एयर स्ट्रिप्स हैं उनके लिए हमने एमओयूज करके, हमारे यहाँ अभी 2-3 फ्लाइंग स्कूल्स जो हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स जो हैं, वो हमारे यहाँ उनके एमओयूज हुए हैं। 2 तो धरातल पे आ गए, किशनगढ़ में हमारा फ्लाइंग स्कूल चालू हो गया है, अच्छा। जी और एक हमीरगढ़ में भी हमारा जल्द ही चालू होने वाला है। ऐसे 2-3 एमओयूज और भी हुए। तो हमारी जो खाली एयर स्ट्रिप्स जो हैं उन पे भी हम उनको संचालन करके कैसे हम हवाई सेवाओं का विस्तार करेंगे, या इस क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं। एरो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो भी हम आबू रोड से चालू करने वाले हैं। जी जी जी। तो ऐसे अनेक नए काम हम इस उड्डयन विभाग के माध्यम से, और हमारे जो देश का जो नागरिक उड्डयन विभाग है उसका भी हम कैसे, एक उड़ान योजना है, हाँ जी। उसमें सब्सिडी भी सरकार हमें देती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हरियाणा के मंत्री जी भी हमारे यहाँ राजस्थान में भी आए थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, कैसे वो खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो ही चाहते हैं कि यहाँ पे भी हम कोई हवाई सेवाएं प्रारंभ करके, हेलीकॉप्टर से हो, इसकी लगातार हमारी बातचीत चल रही है। उस पर हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करके, और भी पूरे देश में मध्य प्रदेश के लोग जो है शामले जी आते हैं, तो ऐसे हमारी सभी जगह बातचीत चल रही है कि हम कैसे पूरे देश के साथ हमारी एयर कनेक्टिविटी ठीक करके पूरे देश के लोग राजस्थान आए, और राजस्थान में आकर के यहाँ का जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको वो देख सके, उसके दर्शन कर सकें। यहाँ पे जो मिनरल्स का बड़ा काम है, जैसे आप मार्बल, जैसे किशनगढ़ आप देखेंगे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट होने से कितना व्यवसाय वहाँ बढ़ा है। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन आपने देखे होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये क्षेत्र और विकसित होकर के राजस्थान कैसे आगे बढ़ सके, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। जी जी जी। तो ये जो राजस्थान की बात अगर करें तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राजस्थान टूरिस्ट प्लेसेस हो, मिनरल्स हो, अपनी धरोहरों सभी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और जब एयरपोर्ट्स कनेक्टिविटी की बात होती है तो निश्चित रूप से बिजनेस और सभी क्षेत्रों में आपको सपोर्ट मिलता है। तो डिजी यात्री सुविधा जो है, इसको बढ़ाने पर किस तरह की योजना है? भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, कैसे हम फास्ट, जैसे असुविधा नहीं हो यात्रियों को, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये जो आजकल हम हर चीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आधुनिक बनते जा रहे हैं, तो सहकारिता के क्षेत्र में देखा जाए तो आधुनिकता ने कितने पैर पसारे हैं? निश्चित रूप से देश के यशस्वी जो हमारे राष्ट्रीय सहकारिता मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, जो मैंने नवाचार की बात की, इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश में जितने भी पैक्स हैं उन सबको कंप्यूटराइज करने का काम किया है। अच्छा। आपने देखा होगा पैक्स में काफ़ी आपको अनियमितताओं की बात आती होगी, शिकायतें सामने आती जी। तो ट्रांसपेरेंसी लाके, और हमने इस पूरे राजस्थान में 7000 पैक्स जो हैं उन पे कंप्यूटर हमने स्थापित कर दिए, उनको गो लाइव की तरफ, ताकि
पूरा ट्रांसपेरेंट हो काम पूरा, और जो अनियमितताएं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो कहीं न कहीं इन चीज़ों पे रोक लगाती है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। सहकारिता में अनेक नए नवाचार आप देखेंगे, हमने एसएचजी की महिलाओं को साथ में जोड़ करके जी वो जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आपने देखा होगा हर्बल गुलाल बहुत फेमस है उनकी, आप कभी उसको उपयोग करिएगा। तो डूंगरपुर में जो महिलाएं हर्बल गुलाल बनाती हैं उनको हम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। ऐसे अनेक उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म, श्री अन्न जो है हमारा मिलेट्स, बिल्कुल, जो उनको भी हम प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं कि वो भी जो है उनको कोई, मैंने महसूस किया कि कोई भी चीज़ हम नए नवाचार तो करते हैं लेकिन हम प्लेटफॉर्म अगर उनको अवेलेबल नहीं कराएंगे, वो कोई प्रोडक्ट्स, हस्तशिल्प के भी बहुत काम महिलाएं कर रही हैं, जो महिलाओं को कोऑपरेटिव के माध्यम से जोड़ करके हम उनको आगे लाना चाह रहे हैं, लेकिन हमें उनको प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं जहाँ जो उत्पाद है, हर एक जिले का कोई उत्पाद है तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके, और अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले हमने सहकारिता विभाग जो है हमारा, वो एक मसाला मेला भी लगाता है। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के जितने भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ लाते हैं, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स जनता मसाला अभी लगा था, और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स, लगभग 5 करोड़ के आसपास की सेल केवल 4-5 दिनों में ही यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स की हुई। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनको संभाग स्तर पे भी इस तरह से मेले लगा करके, और ये जो हमारे कोऑपरेटिव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएं। जनता का विश्वास जो है निश्चित रूप से सहकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। आप भंडार में वो कोई भी चीज़ लेने जाएगा तो उसको लगेगा उच्च गुणवत्ता की भी है, और उसको विश्वास भी रहेगा कि यहाँ हमें उचित दाम भी हमें उचित ही देने पड़ेंगे, और उचित दाम पे हमें उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ मिलेगी। क्योंकि आज जिस तरह से देखा जाए तो कहीं भी फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत दिखती है लोगों को, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करने का काम कर रहे हैं, और कैसे इस मूवमेंट के माध्यम से जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने की बात जो करते हैं, तो उसको हम इसके माध्यम से एक उचित प्लेटफॉर्म में मानता हूँ। हम अगर इसमें हम जितना ज़्यादा ताकत लगा हम लगा जगह जगह हम कार्यशालाएं भी आयोजित, आप जैसे देखेंगे लिज्जत पापड़ है, ये भी हमारा ही जैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही प्रोडक्ट है। तो हम ऐसे उदाहरण दे करके कि ये आप करिए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ काफ़ी संभावनाएं अभी और भी हैं। कुछ काम हम कर भी रहे हैं, कुछ और इसको कैसे गति दे करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाने का काम हम महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं को अपने जोड़ने की बात की। अगर हम बच्चों की बात करें तो क्या सहकारिता को हम स्कूल या कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? निश्चित रूप से इस वर्ष जो है हमारी सहकारिता विश्वविद्यालय जो है उसको भी लाने की बात चल रही है, और जल्दी वो धरातल पे उतरने वाला है। और एक वैकुंठ मेहता जी हैं, उनका भी प्रबंध संस्थान है। तो ऐसे जो संस्थान है वो एजुकेशन दे करके कोऑपरेटिव के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे जीवन स्तर को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप देखिए, अगर जैसे किसी को से अच्छे से नॉलेज दिया जाए, 4 आदमी मिल करके, कोई एक आदमी कोई ज़मीन नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन अगर जैसे 4 आदमी 10 आदमी मिल लेते हैं, 10 आदमी मिल करके उस ज़मीन को डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको काम करते हैं, तो कितने न जाने कितने लोगों को रोजगार सृजन करने का काम करेंगे। हाउसिंग सोसाइटी हो, ऐसे अनेक काम, बैंकिंग सेक्टर देख लें, बैंकिंग सेक्टर देखेंगे, पैक्स देखेंगे, पैक्स एक अच्छा वहाँ पे नीचे खाद भी उपलब्ध कराएगा, राशन सामग्री भी उपलब्ध कराएगा, अगर कॉमन सर्विसेज भी देगा वो, जैसे अनेक ऐसी सेवाएं, ड्रोन सेवा भी हम दे रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे पैक्स के माध्यम से हम जब ये सारी सुविधाएं देंगे और हम युवाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि युवाओं में नवाचार करने की मन में कहीं न कहीं भाव रहता है, तो नए स्टार्टअप्स को भी मौका हम देना चाहते हैं, और कहीं न कहीं इस कोऑपरेटिव के माध्यम से, और मेरा तो विशेष फोकस युवाओं को जोड़ने का रहा है, और हम प्रयास करेंगे चाहे से जमीन पे जा करके, और नीचे जो हम प्रशिक्षण लगाएं, हम कार्यशालाएं आयोजित करें, कि उसमें हम जो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो
प्रशिक्षित हों और वो नीचे जाके कार्यशालाएं आयोजित करें, युवाओं को बुलाएं, उसमें बताएं और अच्छी जो हमारी संस्थाएं उनका प्रेजेंटेशन करेंगे वहाँ पे कि इस प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से आप ऐसे अभी बहुत सारे सोसाइटीज़ हमारी आप देखोगे, निमोद है, ऐसी अनेक सोसाइटीज़ है जहाँ आप जाएंगे देखेंगे इतने काम कर रही है वो सोसाइटी का, आपको लगता है कि अरे यार के इसके माध्यम से हम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्या कोऑपरेटिव भी ऐसा काम कर सकती है, आप खुद को लगेगा कि कोऑपरेटिव जो है कैसे कैसे काम कर रही है। कोऑपरेटिव अनेक क्षेत्रों में सक्रिय है, तो ये जो अनेक प्रकार की सहकारी समितियां हैं और इतने सारे जो ये काम हैं, तो इन सब में तालमेल जो समन्वय है वो किस प्रकार बैठता है? पूरे राजस्थान में 42,000 सोसाइटीज सक्रिय हैं और लगभग 1,35,00,000 लोग इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। वाह वाह वाह। और हमारा सहकार संघ है, वो समन्वय का काम करता है। और जो बात मैंने अभी पहले भी कही, प्रशिक्षण, जी हमें बताना होगा भाई पैक्स को बैंक से ठीक समन्वय रखना पड़ेगा जी। और जैसे सोसाइटीज़ है जी, आप जैसे महिला सोसाइटी की बात करते हो, अगर वो कोई भी काम चालू करेगी तो उसको कहाँ से ऋण उपलब्ध होगा इसकी जानकारी हम देते हैं कि भाई आप वहाँ जाइए, आपको सब्सिडी पे लोन भी मिलेगा, आप अपना नया काम चालू कर सकेंगे। किस भंडारण है, ऐसे अनेक जो काम है जी, उनके लिए हम नीचे तक जानकारी पहुंचाना, कैसे उनका समन्वय ठीक हो, हम उनको मॉनिटर भी करें और कैसे हम नीचे तक उन योजनाओं को पहुंचाएं और कैसे हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कर सके। इसके लिए हम लगातार जो ये हमारा समन्वय का काम ही हमारा है, कैसे हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कैसे हम आम आदमी को इसमें जोड़ करके जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं इन सब का अगर संबंध ठीक नहीं होगा, जैसे नीचे ब्रांचेज हैं उनका जो है सीसीबी से नहीं होगा, सीसीबी का एपेक्स से नहीं होगा, एसएलडीबी का पीएलडीबी से नहीं होगा, तो ये समन्वय का काम तो हमारा सहकार संघ है। बहुत अच्छी जानकारी गौतम साहब आपने दी है। अब बात करने का तो बहुत सारा मन है लेकिन समय का थोड़ा तकाजा है, तो चलने से पहले गौतम कुमार दक्ष साहब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये सहकार से समृद्धि है जी, ये केवल एक नारा नहीं है जी, इसको आत्मसात करने की जरूरत है। कैसे हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं तो इसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। नए स्टार्टअप्स की बात करते हैं, नए रोजगार सृजन की बात करते हैं, तो इसमें असीम संभावना है, असीम संभावना है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि हमें थोड़ी सी इनिशिएटिव मन में अगर हमने अच्छी इच्छा शक्ति अगर हमने जाहिर ठान लिया तो बहुत ठान लिया और इच्छा शक्ति रख ली तो मैं कहता हूँ कि कोऑपरेटिव के अलावा ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ हम जल्द से जल्द इसको आगे बढ़े, क्योंकि आपका चैनल है, बिल्कुल पूरा चैनल है, देश दिल्ली से लगा करके नीचे गांव तक जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट है। आज आप छोटे से छोटे गांव में जाओगे तो वहाँ पर आपको पैक्स मिल जाएगी, सोसाइटीज़ मिल जाएगी। अच्छा, सोसाइटी केवल ये काम ही नहीं करती खाली ऋण देने का और यही नहीं, आपके डेयरी के क्षेत्र में मत्स्य पालन, ऐसे अनेक काम करके और देश को आगे ले जाने का काम डेयरी के कोऑपरेटिव के माध्यम से हो सकता है। तो मेरा तो युवाओं से विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि हम इसको समझने का प्रयास करें। बिल्कुल सही। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर प्लेटफॉर्म सुई से लगा करके एयरपोर्ट तक, हमारे तो सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी जो हैं पेट्रोल पंप के लाइसेंस दे रहे हैं, इसमें गैस एजेंसी के लाइसेंस दे रहे हैं, हम तो बस खाली इसको कैसे इससे जुड़ करके। आपने बहुत उत्तम जानकारी दी है, बहुत सटीक जानकारी दी है। मेरे ख्याल से जितने भी युवा सुन रहे हैं वो बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे। गौतम साहब, समय का अब तकाजा है, बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन आपने जितनी भी जानकारी दी है, जितनी भी उत्तम जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपना अमूल्य समय आपने अलवेलो राजस्थान के लिए निकाला, आपके पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब चलते हैं अलवेलो राजस्थान से आगे, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को और प्रीति अहीर को। हम फिर मिलेंगे।